नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। लिखो कोर ऑफ द कोर, राइट। लिखो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम NSAP। यह एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से संबंधित कार्यक्रम है। ये एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से संबंधित कार्यक्रम है। लक्ष्य या ध्येय, इसका मुख्य लक्ष्य वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगजन, विपदा में फंसे हुए परिवार, और गरीबी रेखा से नीचे लोगों को सहायता प्रदान करना, इसके अंतर्गत 5 योजनाएं निहित हैं। पहला है इंदिरा गांधी 5 योजनाएं हैं। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तीसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, चौथा है राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना, और पांचवा है अन्नपूर्णा योजना। निधि फंड कहां से आता है? %100 केंद्रीय योजना, राज्यों और यूटी के माध्यम से, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू। परंतु योजना के नियम, गाइडलाइन, आदि केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। मतलब लाभार्थी कौन होगा, किन कंडीशंस में होगा, ये सब कुछ जो है वो केंद्र सरकार तय करती है। अगली स्कीम है नीरांचल जल संभरण कार्यक्रम। नीरांचल जल संभरण कार्यक्रम, नीर यानी जल, नीरांचल जल संभरण कार्यक्रम। पहला बिंदु लिखो निधि,
वर्ल्ड बैंक से। लक्ष्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल संभरण कार्यक्रम को तकनीकी सहायता और मजबूती प्रदान करना। अगली योजना अन्नपूर्णा, किस मिनिस्ट्री में आती है? देखो मिनिस्ट्री, दो मिनिस्ट्री यहां पे काम करती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्लस खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं जन वितरण, राइट, दो मंत्रालय यहां पे काम कर रहे हैं। इसका कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मांग किए गए, जितना वो रिक्वायरमेंट कर रहा है, मांग किए गए अनाज की आपूर्ति कराना है, अनाज की आपूर्ति कराना है। विशेषता क्या है प्रोग्राम की? इस कार्यक्रम के अंतर्गत पैंसठ वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजन जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं हैं, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं हैं, उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराना है, मुफ्त उपलब्ध कराना है। 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त उपलब्ध कराना है। राइट, ग्रामीण विकास की योजनाएं हो गई। अब लिखो शहरी विकास की योजनाएं। प्रश्न है शहरी विकास क्यों? राइट, बाकी तो कहानियां किनारे चलती रहेंगी अपनी। शहरी विकास क्यों? आज के समय में गवर्नमेंट का टारगेट जो है अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्यों होता है? पहला रीजन, ये जो हमारे शहर हैं ये ग्रोथ इंजन के यानी समृद्धि के इंजन के रूप में काम करते हैं। ये जो शहर हैं वो समृद्धि के इंजन के रूप में काम करते हैं। भारत के 52 शहर टोटल जीडीपी में 80% का योगदान करते हैं। भारत की 80% जीडीपी इन्हीं 52 शहरों से आती है। राइट, दूसरा क्या हो रहा है, ये एक बहुत बड़े पुल फैक्टर यानी खिंचाव के कारक के रूप में कार्य करते हैं। और ग्रामीण आबादी जो है वो क्या होती है, काम की तलाश में, अच्छे जीवन की तलाश में, या उसके आसपास के जो कस्बे हैं या सब एरियाज हैं वहां से पुल करके कहां जाता है? ये पुश फैक्टर होता है और ये पुल फैक्टर होता है, इसको खींच कर लेकर आते हैं। इसलिए यहां पर क्या होता है, आबादी अधिक होती चली जाती है। राइट, दिस इज द शहरी विकास के लिए। अब क्या होगा,
जब ये पुल फैक्टर के रूप में काम करेंगे तो हर क्लस्टर से, आसपास के जितने भी क्लस्टर हैं, यहां से क्या होगा, एक बड़ी आबादी जो है वो माइग्रेट करेगी। क्या करेगी? पलायन करेगी। तो जब पलायन करेगी, समझते जाओ इसको, मूल तत्वों को, जब ये पलायन करेगी तो क्या होगा, यहां पर जो है आबादी का दबाव बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है? तो ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहे हैं। अब क्या होगा, जब ये चारों तरफ से क्लस्टर आएगा, राइट, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, आबादी बढ़ेगी। आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, ठीक है, यानी जो मूलभूत सुविधाएं वो क्या हो जाएंगी, मूलभूत आवश्यकताएं यानी सुविधाओं की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। स्वच्छ पीने का पानी, आवास, परिवहन, ये सब क्या हो जाएगा, डाउनग्रेड हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, प्रदूषण। दूसरा रिजल्ट क्या होगा, कंजेशन यानी भीड़ भाड़। राइट, रिजल्ट क्या आएगा निकलकर जब ये चीज होगी, तो पहला, एक तो जीवन शैली में तनाव आ जाएगा, जीवन शैली भागदौड़ भरी, तनाव, राइट, यहां पर क्या है। दूसरा क्या होगा, जो लिविंग कॉस्ट है, रहनीयता की कीमत है, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे हो मैंने क्या बताया अभी? पहला मैंने क्या बताया, शहरी विकास जो होता है वो अर्बन, हमारे जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ के इंजन के रूप में कार्य करते हैं, यानी उनका जो है प्रॉपर तरीके से विकसित होना जरूरी है। साथ ही साथ सेकंड में ये पुल फैक्टर के रूप में काम करते हैं। अपने आसपास के जो क्लस्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अवसरों का एक बहुत बड़ा हमें प्रादुर्भाव दिखाई पड़ता है, तो लोग क्या होता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, काम हो, इसकी तलाश में क्या होता है, वो इनकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले स्टेज में जो है आबादी यहाँ पर क्या होता है, बढ़नी शुरू हो जाती है। जब आबादी बढ़ती है तो मूलभूत सुविधा, चाहे पीने का पानी हो, स्वच्छ आवास हो, सड़कें हो, इनका क्या होता है, इन पे जो है वो कमी होनी शुरू हो जाती है। मूलभूत आवश्यकताओं में आवास की कमी हो जाती है, परिवहन की जो है उतनी, अब कितनी बसें आप चलाओगे, कहां तक चलाओगे, प्रदूषण बढ़ जाएगा, ठीक है, भीड़भाड़ बढ़ जाएगी। और जब ये दोनों बढ़ेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, जीवन शैली बहुत तनावपूर्ण हो जाएगी और रहनीयता की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। रहनीयता की जो कीमत है वो क्या काम करेगी, वो जो आपकी लेबर कॉस्ट है, यानी कि जो श्रम की कीमत है वो क्या बढ़ा देगी, श्रम की कीमत बढ़ा देगी। बाकी परियोजना तो हर जगह कोई दिक्कत नहीं, अभी 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ये सबसे मूल तत्व है, ये ऐसा फंडामेंटल्स है, आप कहीं पर भी अगर हो, चाहे मेंस के पेपर में आ रहा हो, चाहे पीटी में आ रहा हो, आप इनको बड़े आराम से जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। श्रम की कीमत बढ़ जाएगी, तो श्रम की कीमत जब बढ़ेगी तो क्या होगा, रोजगार और उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, उद्योगों पर निगेटिव इफेक्ट आएगा। क्लियर है? जीवन शैली तनावपूर्ण होगी तो क्या होगा, इससे जो होगा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ने की वजह से क्या होगा, जो श्रमिक की उत्पादकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? डन है मानवेंद्र? इन फैक्टर्स को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो पुश और पुल फैक्टर की वजह से अंत में क्या होगा, शहर जो होंगे वो रिवर्स डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे दिल्ली है, कंजेस्टेड होती चली जा रही है, हालत यहां बुरी होती चली जा रही है, तो क्या होगा, ये रिवर्स प्रोसेस में भी जा सकती है, यानी शहरीकरण को क्या होगा, नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसके जो हमें बड़े निगेटिव प्रभाव दिखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए आपको, चूंकि आप क्या होगा, इस फैक्टर को तो रोक नहीं पाओगे, पलायन को, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको प्रॉपर जो है शहरी विकास को नियोजित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, नियोजित, ठीक है। नियोजित में मतलब उनके आवास, उनके बसाव, परिवहन व्यवस्था और जैसे ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज, इन सब का क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है, ताकि इस तरह की सिस्टम ना उनकी जो है वो एक ग्रोथ के इंजन में ये बने रहे, क्योंकि मूल मकसद क्या है, ये जो है ये ग्रोथ इंजन के रूप में इनको हमेशा बनाए रखना है। आप आज कितना भी कोशिश कर लो कि आप जो है गांव को हम जो है रूरल अर्बन मिशन और ये सब, लेकिन आज किसी भी सच्चाई को इसको मना नहीं कर सकता कि ये जो हमारे शहर हैं यही हमारे आर्थिक विकास का मूल कारण है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर आपका जो पूरा विश्व है वो लगभग 50% से ज्यादा अर्बनाइज हो जाएगा। किसी भी हालत आप इसको रिवर्स नहीं कर पाओगे, इसको रोक नहीं पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पर क्या होता है कि हम इसको देखते हैं कि ग्रोथ इंजन के रूप में, लेकिन क्या करना क्या होगा, इसको मूलभूत सुविधाएं देनी होंगी, इसकी जो है वो इसको बढ़ाना पड़ेगा, स्वच्छ पीने का पानी, सीवर फैसिलिटी, आवास, ठीक है, परिवहन, इसको क्या करना पड़ेगा, रिजनरेट करना पड़ेगा। और सब कुछ क्या करना पड़ेगा, सारी चीज है कि जो है उसकी लिविंग यानी रहनीयता की कीमत है, इसको हमेशा उसकी वेज के अंदर लेकर आना पड़ेगा, उसकी लागत के अंदर लेकर आना पड़ेगा। अतः इसी को ध्यान में रखते हुए जो सबसे बड़ा एक हॉलिस्टिक प्रयास हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जो क्या नाम है, शहरी अर्बनाइजेशन मिशन जिसे कहते हैं, रिन्यूएबल मिशन के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत की गई। उसके बाद अब जो है वो मिशन अमृत के नाम से जो है उसको लेकर आया गया। मिशन प्रोग्राम के नाम बदलते रहेंगे वो महत्वपूर्ण नहीं है, यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है क्यों, ठीक है। तो क्यों के रूप में ये पुल फैक्टर है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो हमने विकास की यात्रा को हमने चुना, आज ग्रामीण और शहरी भारत के बीच में हमें स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ रहा है, राइट। और ये जो शहरी क्षेत्र है ये क्या काम कर रहा है, पुल फैक्टर का काम कर रहा है, इसको आप रोक नहीं पा रहे हो, क्योंकि हमारे ही क्षेत्र में जो है वो विकास हमेशा असमान रहा, ठीक है, और असमानता ये धीरे धीरे बढ़ती रही। दिल्ली में 24 घंटे बिजली, यहीं से थोड़ी दूर यूपी में चले जाओ, नोएडा चले जाओ, गाजियाबाद चले जाओ, अच्छे शहरों में गिने जाते हैं यूपी के, लेकिन आप यहाँ पे भी बिजली कटती है। शहरों की जो सड़कों की स्थिति है, सुविधाओं की स्थिति है, इन सब में जमीन आसमान का अंतर है, सुरक्षा, आवास, मेट्रो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है ये पुल फैक्टर का काम करेगी। लेकिन दिल्ली में क्या होता चला जा रहा है, जब लोग बसाव के लिए यहाँ आ रहे हैं या काम के लिए यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो प्रदूषण यहाँ बढ़ता चला जा रहा है, कंजेशन बढ़ता चला जा रहा है, ट्रैफिक जाम बढ़ता चला जा रहा है, लोगों का जो है समय ज्यादा लग रहा है ट्रैवलिंग में, उनकी जो उत्पादकता है वो क्या हो रही है, घट रही है, उनके स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, आवास की कीमत बढ़ती चली जा रही है। तो क्या कर रहे हैं, वो कमाते तो है लेकिन उनके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं आता, राष्ट्र की जो संस्थाएं हैं उनके अंदर वापस कुछ नहीं जाता। कुल मिलाकर ये क्या काम करेगा, दिल्ली में जो श्रम की कीमत है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जब श्रम की कीमत बढ़ा देगा तो ये उद्योगों पे क्या होगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ये यहाँ से पलायन कर जाएंगे, ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां सस्ता श्रम उपलब्ध हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो ये एक बड़ा निगेटिव कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर। इसको मिटिगेट करने के लिए जो है हमें जो है उसको हमेशा जो है डेवलप करके रखना पड़ेगा। तो ये हमारी जरूरतें हैं। इसमें लिखो पहला जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है अमृत, मिशन अमृत। इसके फुल फॉर्म में अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन, REJUVENATION, rejuvenation and urban transformation, अमृत। लक्ष्य शहरी क्षेत्र में उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान करने के लिए, नागरिकों को उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतरीन अवसंरचना का निर्माण, बेहतरीन अवसंरचना का निर्माण। विशेषताएं लिखो। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया
कि प्रत्येक शहरी आवास को साफ पानी और सीवेज यानी जलमल निष्कासन, सीवेज जुड़ाव की सुविधा उपलब्ध हो। जुड़ाव की सुविधा उपलब्ध हो। दूसरा, शहरों में हरित पट्टी, ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल बढ़ाना। तीसरा, कहां गायब होते दिन से? तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि जन परिवहन को दक्ष बनाना, जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सके। दक्ष बनाना जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सके। चौथा, इस योजना में $500 शहरों को लाया जाएगा। यह स्कीम, यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन का नया रूप है। लाभार्थी सभी शहर और कस्बे जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। दूसरा, इस योजना में राजधानियां या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य शहर नहीं शामिल होंगे। अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना, कहीं दे दिया और फंसा दिया, यही सब फंसाते हैं। नहीं शामिल होंगे। जो राज्यों की राजधानियां हैं या यूटीज का जो मेन टाउन है, टाउन ऑफ द स्टेट जिसे कहते हैं, वो शामिल नहीं होंगे। राइट। सभी शहरों के हेरिटेज यानी धरोहर शहर, सभी शहर ऑब्लिक धरोहर शहर हृदय HRIDAY हृदय योजना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। जो हेरिटेज सिटीज के लिए, जो धरोहर स्थल हैं। मंत्रालय कौन सा होगा? शहरी विकास मंत्रालय। इस योजना में
नदियों के किनारे बसे शहर, नदियों के किनारे बसे 13 शहर जिनकी आबादी 75,000 से 1 लाख के बीच है, शामिल किए जाएंगे। शामिल किए जाएंगे। 75,000 से 1 लाख के बीच है, शामिल किए जाएंगे। पर्वतीय प्रदेशों, नेक्स्ट, पर्वतीय प्रदेशों, द्वीपों और पर्यटन स्थलों, पर्वतीय प्रदेशों, द्वीपों और पर्यटन स्थलों के 10 शहर इसमें शामिल होंगे। 10 शहर इसमें शामिल होंगे। अमृत में शामिल किए जाए, अभी वही चल रहा है ना। राइट, फंडिंग लिख लो। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और यूटी को धन उपलब्ध कराया जाएगा। राइट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लिख लो। प्रोजेक्ट की कीमत के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए, प्रोजेक्ट की कीमत के लिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 50% केंद्रीय सहायता, 50% केंद्रीय सहायता और 10 लाख से अधिक की आबादी के लिए, आबादी वाले शहरों के लिए, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए 50% केंद्रीय सहायता, 50% केंद्रीय सहायता और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए प्रोजेक्ट की कीमत का 33%, प्रोजेक्ट की कीमत का 33% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी 33% कहां से आएगा? सेंट्रल से आएगा। राइट, रिमार्क करके लिखो। केंद्र से पैसा भेजने के 7 दिन के अंदर, केंद्र से फंड भेजने के 7 दिन के अंदर राज्यों को शहरी स्थानीय निकायों को, राज्यों को शहरी स्थानीय निकायों को पैसा देना ही पड़ेगा। 7 दिन के अंदर स्टेट्स को पैसा देना ही पड़ेगा। इसमें निधियों का विमुखीकरण, डाइवर्जन नहीं हो सकता। इसमें निधियों का विमुखीकरण यानी डाइवर्जन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट जो है इस फंड को किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर ले, पॉसिबल नहीं है। क्या तरीका है? 2 हमने अभी बात की, पूरा एक ओवरऑल इसको देख लेते हैं। जो जहां तक आबादी 10 लाख है जिन शहरों की, उसका 50% कौन दे रहा है? सेंट्रल असिस्टेंस दे रहा है। जहां 10 लाख से अधिक है वहां पर क्या हो रहा है? जो है 33% पैसा जो है, मानी 1/3 जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट, वो प्रोवाइड करा रहा है
आपका गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। नियम ये कर दिया गया है कि एक्चुअली ये कोऑपरेटिव सिस्टम, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक जो है वो कॉन्सेप्ट है, सहयोगात्मक संघवाद। तो इसमें क्या हो रहा है, सहयोगात्मक संघवाद में 3 स्तर का जो हमारा शासन सिस्टम है उसको मजबूत करना है। माना यह जा रहा है कि हमारे जो पिरामिड होता है, जिसे कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पिरामिड, डेमोक्रेटिक पिरामिड के जो आधार होता है उसमें सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है और जिसको मूलभूत जो है वो सुविधाओं की आवश्यकता रहती है। माना यह जाता है कि इस पिरामिड के जो पिरामिड है उसके आधार पर जो बहुत बड़ी जनसंख्या रह रही है, यदि उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर दी जाए, तो मैंने क्या कहा था, ये जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्थाओं को जन्म दे देता है। तो माना जाता है कि लोग जो है वो स्वतः जो है अपनी आप को जो है इनहेंस कर लेंगे। अगर मुझे बिजली मिल जाए, मैं छोटा सा कोई कारखाना डाल लूंगा या कोचिंग लगा लिया, कुछ भी कर लिया, अपना जो भी कर लिया, सड़क मिल जाए, सुविधा मिल जाए, जल मिल जाए, छोटे अस्पताल मिल जाए, तो ये जो मेरी बेसिक नीड्स हैं इसके माध्यम से मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर कर लूंगा और अपनी आजीविका के लिए जो है वो प्रयास कर लूंगा। इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, राइट। दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच, जिसके लिए निधि को लाया गया, जो नीति आयोग है उसके लिए लाया गया, राइट। तो इसके माध्यम से अभी तक जो है वो सरकारें जो है ट्रिकल डाउन अप्रोच को इस्तेमाल करती थी। ट्रिकल डाउन का मतलब ऊपर से पैसा जो है वो नीचे के स्तर पर आएगा। माना जाता है कि पिरामिड के इस बेस पर जो है सबसे बड़ी आबादी रहती है। यदि इसको किसी भी हालत में मूलभूत सुविधाएं, यानी 80% जो लोग हैं, अगर इनको मूलभूत सुविधा दे दो, बिजली, सड़क, पानी, कनेक्टिविटी और थोड़े बहुत काम करने के जो उनको अधिकार चाहिए, बस इतना ही दे दीजिए, वो अपने लिए क्या होगा, इकोनॉमी जनरेट कर लेंगे। न सिर्फ अपने लिए इकोनॉमी जनरेट करेंगे, इस पैसे का सही मामले में निचले ग्राउंड पर जो है वो वितरण हो पाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, राइट। इसके माध्यम से हमें इसको लेकर जाना, ऐसी के लिए जो है इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, यानी इस पैसे को जो ये ट्रिकल डाउन आ रहा था इसको विरोध करने के लिए नीचे से आप जो है इसको दें। और इसके लिए माना गया कि जो सबसे पावरफुल तरीका होगा, शहरों में जो नगर पालिकाएं हैं या लोकल बॉडीज हैं और गांव में जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा है, इनको जो है ज्यादा अधिकार, ज्यादा रिसोर्स, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी, पारदर्शिता लेकर आनी पड़ेगी इनके कामकाज में, और तभी जो है हम क्या कर पाएंगे, लोगों को आसानी से सुविधा। नहीं तो लोग क्या हमें बैठे रहेंगे, अब मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है, मुझे ऑफिस जाना है, या कोई दिहाड़ी मजदूर है, उस बेचारे को आपने जो है मजदूरी पर निकलना है, लेकिन क्या करना है, पानी नहीं आ रहा है, 2 घंटा उसको लाइन में लगकर कहीं दूर जाकर पानी पीने के लिए इकट्ठा करना है, क्योंकि घर में पीने के लिए बच्चों के लिए पानी नहीं, तो क्या होगा, उसका दिहाड़ी का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, काम पर नहीं पहुंच पाएगा। छोटी मोटी बीमारियां हैं, अब आसपास कोई जिला अस्पताल या सस्ती सी क्लिनिक हो, पहुंच के डॉक्टर को दिखा लिया, अब क्या हुआ, आसपास कुछ नहीं, एम्स जाना पड़ेगा या कोई बड़े अस्पताल शहर जाना पड़ेगा, तो उसका पूरा दिन की दिहाड़ी गई कि नहीं गई, और क्या हुआ, उसके जो है टोटल सिस्टम से वो पैसा निकल कर बाहर आ गया। उसको मूलभूत, उसके मान लो उसको कोई छोटी सी खराद की मशीन लगानी है कि वो लकड़ी को जो है वो फर्निश करके शहर में बेचाएगा, उसके पास लकड़ी है, गांव में जंगल है, सब कुछ, वो लकड़ी के खराद करके उसको बेच कर आ सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, एक बिजली चाहिए, एक मशीन इंस्टॉल कर ले आसान से, उसके यहाँ लोग ग्रामीण बैंक होना चाहिए जो उसको आसान सा ऋण दे दे, और उसको क्या होगा, मशीन लगा लेगा, उसकी इकोनॉमी कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन बिजली तो होनी चाहिए, सड़क के साथ उसकी कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। अब आपने जो है उसको कहा कि हम जो है आपको जनधन योजना में जो है सस्ता ऋण देंगे, हम आपको पूरा यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है साहूकार के जाल में उतरिए, पता चला कि बैंक जो है 20 किलोमीटर दूर है और आने जाने के लिए रास्ता इतना खराब है कि एक भी गाड़ी जो है नहीं जाती है, तो आप उतनी दूर बिठा के जो है वो, जैसे नहीं कहते अंगूर खट्टे हैं, तो बिल्कुल वही वाली हालत है कि अंगूर ऊपर टांग दिया है और उससे कह रहे हो देखते रहो अंगूर तुम्हें मिलेगा एक दिन, वो बेचारा उसी की लालच में ऊपर देख रहा है। यही हमारे जो है वो सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत है। इसको माना गया कि ट्रिकल डाउन थ्योरी जो इतनी बड़ी आबादी में, क्योंकि हमारे यहाँ जो है आबादी में बहुत बड़ा गैप है, यहाँ बीच में एक हैलो स्पेस है और यहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ी, जो बहुत छोटी आबादी, भारत की 8% जनसंख्या, वो यहाँ टॉप पर बैठी हुई, वो सभी सुविधाओं का आनंद उठा रही है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, ये भारत की 85% दौलत को एंजॉय करती है और भारत की 15% दौलत इनके पास है केवल, और ये 85% आबादी है देश की।
तो सवाल है कि वो कब तक, क्योंकि बीच में जो है वो एक गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। जब ये जुड़ा रहता सिस्टम तो ऊपर से बहते हुए नीचे आ भी सकता था, लेकिन अब ये गैप क्रिएट हो गया है, इसको हम लोग असमानता का गैप कहते हैं। ये हॉलो स्पेस है, यहां तक वो पैसा छनकर नहीं पहुंच पा रहा है या बहुत अपर्याप्त तरीके से पहुंच रहा है। और बहुत बड़ी आबादी जो लगभग 70 सालों से अपने आप को समावेशित होने का सपना देख रही है, ठीक है, और उसको ना न्याय मिल पा रहा है, बहुत सी चीजें यहां पर जन्म लेना शुरू कर देती है। ना तो उसको जो है आर्थिक समानता मिल पा रही है, ना उसको सामाजिक समानता मिल पा रही है, ना उसका सांस्कृतिक समावेशन हो पा रहा है। तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से वो इस सिस्टम से बाहर अपने आप को पा रही है। और जब ये अपने आप को सिस्टम से पाती है तो कई बार जो है वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा उठ जाता है। कश्मीर मुद्दे पर जनरली बात, कल मैंने जैसे इंटरव्यू की क्लास ली शाम को, तो कुछ बच्चों ने जैसे उसको बताया कि अभी कश्मीर मुद्दे पर आप क्या जो है हल दे सकते हैं। तो कश्मीर मुद्दे का मूल हल जो है उनको विकास की मुख्य धारा में लेकर आना है, ठीक है। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है कि उसके पास जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं का दोहन नहीं हो पाया। जब व्यक्ति रोजगार में लगा रहता है, उसको इनकम, तो वो इस तरह के उपद्रव नहीं करता। आज आप देखिए कश्मीर के हिस्से में, नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में और नक्सलाइट इलाके में, आप जरा उठाकर देख लीजिए, इनकी जीडीपी अच्छी है, इनके पास जो प्रति व्यक्ति आय है वो अच्छा है? नहीं, आप अच्छा नहीं पाओगे। जहां लाल गलियारा है वहां पर, राइट, जहां पर आपका जो है नॉर्थ ईस्ट है वहां पर, और जहां पर आपका कश्मीर का जो हिस्सा है वहां पर, आप ध्यान से देखना, जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्र की आय से की अपेक्षा बहुत अच्छी नहीं है, और आय के जो है सतत संसाधन उपलब्ध नहीं है। किसी एक महीने में है तो किसी एक महीने में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन, ये जो कंडीशन होती है ये बहुत खतरनाक होती है। इसका मतलब है कि आर्थिक समृद्धि और आंतरिक सुरक्षा के बीच में कुछ ना कुछ संबंध तो हमें दिखाई पड़ रहा है। इन दोनों के बीच हमें संबंध दिखाई पड़ रहा है, यही है आपका बॉटम अप अप्रोच। इसीलिए योजना आयोग जो यहां से पैसा रिलीज करता था उसको हटाया गया और नीति को लेकर आया गया। बॉटम अप अप्रोच करिए, और आने के बाद जो ओवरऑलिंग हो रही है, कौन कौन सी ओवरऑलिंग, रेलवे बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया, राइट, विनिवेश, आदि खबर है कि सरकार इस नए सीजन में विनिवेश को एक नया आयाम देने जा रही है, राइट। और अगला जो चरण है, जैसे कि रिजर्व बैंक में जो है उन्होंने सुधार किए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई, एमपीसी, इस तरह जो है वो तमाम इस तरह के सुधार करके, जीएसटी को लागू करके, या तमाम जो है बिल लेकर आके जो क्या करी सरकार, इस नीचे के स्तर को सशक्तिकरण करने की कोशिश कर रही है। इसको हमें लेना, इसी को हम लोग सहयोगात्मक संघवाद कहते हैं, और लोकल बॉडीज का जो है मजबूत होना बहुत आवश्यक है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है। दूसरी स्कीम लिखो, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, महत्वपूर्ण है ये, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। यदि भारत को अब विकास के दौड़ में आगे लेकर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको ग्रास रूट लेवल पे जो है वो सहायता मुहैया करानी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, अब संरचनाएं देनी पड़ेगी, उनको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उन्हें सस्ता ऋण देना पड़ेगा, उन्हें वित्तीय समावेशन में लेकर आना। जरूरी थोड़े ना कि आप 3000 करोड़ रुपए का लोन ही खाली बांटो। उस बेचारे को भैंस खरीदने के लिए, छोटे सामान खरीदने के लिए, छोटे छोटे कारखाने लगाने के लिए आपको कैपिटल देना ही पड़ेगा, उनको ऋण देना ही पड़ेगा, तभी आप लेकर आ पाओगे। अगर आप लोगों को परसों नरसों की न्यूज अपडेट होगी तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो नगर पालिकाएं हैं उनका ऑडिट कैग करेगा। पढ़ा था आपने, योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग में जो दूसरा बड़ा अहम फैसला माना जा रहा है वो ये कि जो शहरी निकाय हैं उनका जो है ऑडिट कैग करेगा। ऑडिट करने का मतलब इफिशियंसी, जो अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी कि आपके लिए जो संसाधन आए थे वो उन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं, सिर्फ पूरे भारत में एक बहुत बड़ी मजेदार बात है कि केवल कुछ गिने चुने अथॉरिटीज ऐसी हैं जो फायदे में चल रही हैं, अदरवाइज पूरे देश की मैक्सिमम अथॉरिटीज घाटे में चल रही हैं, ये हमेशा निगेटिव रहती हैं। और यही वो अथॉरिटीज होती हैं जो सीधे जनता के साथ जो है संवाद करने की आवश्यकता। अरे आपके घर में नल नहीं आ रहा है तो थोड़े ना प्रधानमंत्री की चिट्ठी लिखोगे कि बहुत दिन से जो सीवर फटा हुआ है, पानी घर में घुस रहा है, बीमारियां फैल रही है, नल में पानी नहीं आ रहा है, कृपया कुछ करें, नहीं लिखोगे ना। आप सीधे अपने मेयर को बोलोगे या अपनी जो लोकल बॉडी है उसको बोलोगे, उसकी जिम्मेदारी है।
और आपकी आवश्यकता क्या है? आपकी आवश्यकता है कि पानी टाइम पर आ जाए, बिजली मिल जाए, सड़क ठीक ठाक रहे, सीवर ना भरे, बाकी तो काम आप अपना देख ही रहे हो, ठीक है। आपके जो ये वेंडर्स हैं सड़क किनारे बेचारे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, इनका जो है हैरेसमेंट ना हो, इनको प्रॉपर टाइम से लाइसेंसिंग इनकी हो जाए। ये चोरी थोड़े ना हर कोई करना चाहता है, लेकिन चोरी इनको करने के लिए मजबूर। अभी लाइसेंस बनवाने जाते हैं, आज यहाँ कल वहां, दिन भर अपना काम छोड़कर इधर उधर घूमे, तो इनको लगता है इससे अच्छा अपनी इनकम से कुछ हिस्सा दे दो भाई जिसको लेना है। तो जब आप सेवाओं को जो है वो लोगों के लिए सरल करेंगे, तभी लोग जो है सिस्टम के साथ जुड़ पाएंगे। और इसका दायित्व जो होता है वो स्थानीय सरकारों का होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकल बॉडीज होती है, आपकी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, और शहरी क्षेत्र में जो शहरी निकाय होता है, ये आधारभूत सिस्टम होता है। और ये बहुत ही जबरदस्त शुरुआत है, इसकी जो है बहुत दिन से आवश्यकता थी। उत्तर प्रदेश में केवल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी, इसको छोड़ दो तो पूरा जो उत्तर प्रदेश का नगर पालिका है ना, जितनी, चाहे वो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी सब की सब घाटे में चल रही है। भयानक करप्शन है। तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी, उनके पास जाओ, वो फंड का रोना रोते रहते हैं, हमारे पास जनाब पैसा ही नहीं आता, तो हम कहां से करेंगे, ठीक है। जमीनों का कोई लेखा नहीं है, कंप्यूटरीकरण, ठीक है, जबरदस्त। वहां तो ऐसी बात हो गई कि बिना इसके आप चल भी नहीं सकते, ऐसी हालत हो गई, कोई काम होना ही नहीं है। अपने ही जन्म का और मृत्यु का जो किसी के रिलेटिव को प्रमाण पत्र नहीं पा सकते तुम्हें वेरीफाई नहीं करा पाओगे, हाँ आदमी मर गया भाई, अपना ही था, वो ये जैसे होता तब वेरीफाई हो जाता, हाँ मर गया ये, ठीक है, या इसका जन्म जो हुआ नहीं मिलेगा आप कभी देखना। इसमें दो योजनाओं को मिलाया गया है, राजीव आवास योजना प्लस राजीव ऋण योजना। राजीव आवास योजना और राजीव ऋण योजना। लक्ष्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र में सभी को आवास, वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र में सभी को आवास। विशेषताएं, नंबर 1, दिक्कत क्या है, शहरी क्षेत्र की समस्या क्या है, पहले यही बता दो। शहरी क्षेत्र हमेशा जो होता है इनफ्रिंज कैपेसिटी में चलता है। शहरी क्षेत्र में एक शहर होता है जिसे हम लोग कोर शहर कहते हैं, ठीक है। यहां पर वो रहता है जो शहरी क्षेत्र के पास, उसके पास परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसके पास क्रय शक्ति क्षमता होती है। इस शहरी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके आसपास जो है एक फ्रिंज सिटी बन जाती है, जो उसकी आउटर पेरिफेरी पे होती है, ठीक है। और मुख्यतः ये स्लम या झुग्गी झोपड़ियों के रूप में होती है। इसमें वो लोग रहते हैं जो इसको क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करने काम करते हैं। इसके घर में काम करने वाली नौकरानी, खाना बनाने वाली, झाड़ू कटका करने वाली, इसका ड्राइवर, सफाई कर्मचारी या जो भी है, वो कहाँ रहेगा, वो यहां से रहेगा। तो ये लोग क्या होते हैं, क्योंकि ये लोग जो होते हैं फ्रिंज, यानी कि जो है जिसे कहते हैं आंशिक शहर के रूप में या इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है वो जन्म लेते हैं, वो यहां पर निवास करते हैं। इनकी स्थितियां क्या होती हैं, जीवन की अच्छी स्तर की होती है, लेकिन इनकी स्थितियां नहीं अच्छी होती, ठीक है। तो क्या होता है, इनके पास रहने के लिए साफ सुथरे फर्श नहीं, घर नहीं है, अन्य सुविधाएं नहीं है, ठीक है। ये तो एक बाई प्रोडक्ट के रूप में पैदा होकर सामने आए। तो इस क्या हो जाता है, पहली कंडीशन में यहां पर स्लम का जन्म हो जाता है, झुग्गी झोपड़ियों का जन्म हो जाता है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, शुरुआत में तो ये इनको सेवाएं देने के लिए होते हैं और जनरली इनके जो है इनके ऊपर आश्रित होते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है, इन स्लम्स में जब सुविधाएं नहीं होती हैं, ना तो शिक्षा की सुविधा है, ना तो साफ सफाई है, टॉयलेट फैसिलिटी और ये मकान सब कुछ नहीं है, राइट। और मानव विकास के नाम पर यहां पर बहुत कम स्थितियां हैं। रिजल्ट क्या होता है, आउटपुट। सेकेंड कंडीशन में यहां ड्रग्स, अपराध, ये पूरे विश्व में होता है, ड्रग्स और अपराध जो होता है यहां पर जन्म लेना शुरू कर देता है। न्यून मानव संसाधन, न्यून मानव विकास,
शिक्षा का अभाव, ठीक है, ये सब आपने अपनी आंखों से देखा होगा। ये यहां पर जन्म लेना शुरू कर देता है। तो ये क्या काम करता है, पहली कंडीशन में तो इसको सेवा प्रदान करता है, सेकंड कंडीशन में जब ये चीजें इसमें प्रिवेल हो जाती हैं तो ये वाला जो है वो इस कोर शहर की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। समझ गए? यही जो आउटर पेरिफेरी का शहर है वो इस कोर शहर के लिए क्या कर जाता है, खतरा बन जाता है, अपराध बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शहर के रूप में इनकी भी आवश्यकताएं वही हैं, ठीक है, सामान महंगा है, हर चीज महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, तो क्या होगा, ये इसके लिए अंत में क्या होगा, खतरा बन जाएगा। हमने देखा होगा इस तरह का अपराध यहां प्रिवेल कर जाता है, राइट। ये क्या होता है, ये कोर शहर के जो बच्चे हैं इनके पास पैसा है, ये ड्रग्स की डिमांड कर रहे हैं, ये ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं और अपराध क्षेत्र में चले जाते हैं। तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट जो होता है वो शुरू कर देता है, और हमने देखा इस तरह की घटनाएं हमारे शहरों में बहुत पाई जाती हैं, राइट। तो ये स्लम को मिटाने के लिए, इस स्लम को हटाने के लिए सरकार जो है काफी समय से प्रयास करी। अब जैसे मुंबई देखो, मुंबई को देश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन इसी मुंबई में विश्व का सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी धारावी पाई जाती है, और यही धारावी जब तक मुंबई में गैंगस्टर हुआ करते थे, यही धारावी जो है उन गैंगस्टरों का सबसे बड़ा पनाह क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। जो कभी डी कंपनी और तमाम इस तरह के जो वहां पर माफिया थे, उनके जो जितने भी मतलब जो रिक्रूटमेंट जिसे कहते हैं, उनकी जो लोग जो काम करते थे वो सारे के सारे कहां से आते थे, मोस्टली धारावी से आते थे, जो 10,000 5,000 के लिए जो है वो सुपारी किलिंग करते थे। गुलशन कुमार की हत्या जो की गई थी, अगर आप लोग याद होगा, टी सीरीज कैसेट किंग के नाम से जाने जाते थे, मात्र 10,000 की सुपारी के लिए, मात्र 10,000 की सुपारी के लिए हत्या कर दी गई। उसको 10,000 रुपए मिले थे जिसने गोली मारी थी। तो ये जो शार्प शूटर्स या इस तरफ, ये बेसिकली इसी बाई प्रोडक्ट से निकल कर आते हैं। उनके पास संसाधन नहीं होते हैं, अवसरों की समानता नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, वो चमक धमक, वो डिस्को, वो कार, वो लाइफ स्टाइल, वो तो अट्रैक्ट करती है, तो इसको पाने के लिए वो क्या करता है, दूसरे रास्ते अख्तियार कर लेता है। यौन हिंसा, ये सारी चीजें क्या होंगी, वो यहां पर प्रिवेल कर जाएंगी। आपने देखा होगा जो लोग अभी निर्भया कांड में ही संलिप्त थे, वो कोई बहुत उस शहर क्या हुआ था, आगे चलकर यही हुआ था ना कि बाहर से आने वाले, खुद यहाँ के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि बाहर के स्टेट से आने वाले ही यहाँ पर क्राइम कर रहे हैं। तो ये चीजें जो होती हैं वो प्रिवेल कर जाती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ह्यूमन डेवलपमेंट सिचुएशन, ये सारी की सारी आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले कोशिश की गई कि स्लम्स को जो है, जहां पर मानव विकास की स्थितियां बहुत बुरी हैं, पहले स्लम को हटाकर उन्हें एक रहनीय जो है वो सिस्टम, आवास प्रदान किया जाए। लिखो, प्राइवेट डेवलपर्स के माध्यम से या निजी क्षेत्र के डेवलपर्स के माध्यम से झुग्गी झोपड़ी के लोगों का पुनर्वास, सब्सिडी सहित ऋण के माध्यम से, सब्सिडी सहित ऋण के माध्यम से कमजोर वर्गों को सस्ते आवास की सुविधा। तीसरा, सस्ते आवास पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे। फंडिंग निधि 75-25, निधि 75-25, 75 सेंटर 25 स्टेट। नॉर्थ ईस्ट 90-10, विशेष श्रेणी के राज्य, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90-10। राइट, लेकिन हमारे यहाँ सब्सिडी को लोगों ने अपना फंडामेंटल राइट मान लिया कि अब ये मिलती रहनी चाहिए, हमारी सिचुएशन चाहे जो। तो ये सबसे गड़बड़ हुआ, और गरीबी को सब्सिडी का एक जो सबसे गलत चेहरा दिखाई पड़ा
वो ये गरीबी एक तोहमत की तरह है, ठीक है। गरीबी क्या है, एक जिसे कहते हैं कि बेइज्जती है, कि कल को आप जो है इससे बाहर निकलो, इसके लोगों ने इसको अपना इतने बेनिफिट्स मिलने के अब सोचा कि अब इसी में बने रहना जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तभी तो वो फोटो छपी थी द हिंदू में कि एक आदमी एप्पल के फोन पे बात कर रहा और राशन कार्ड के अंतर्गत 4041 कस्बों, टाउन्स और 4041 टाउन्स यानी कस्बों और 500 क्लास 1 सिटी प्रथम श्रेणी के शहरों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वे सभी शहरी गरीब जिनके पास पक्का आवास नहीं है, वे सभी शहरी गरीब जिनके पास पक्का आवास नहीं है इस स्कीम में कवर किए जाएंगे। इसमें EWS और LIG यानी कि लोअर इनकम ग्रुप और इकोनॉमिकली वर्नेबल सेक्शंस, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर, और LIG दैट मीन्स न्यून आय ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, इन दोनों को कवर किया जाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप, इन दोनों को कवर किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंत्रालय की सहमति से वार्षिक आय श्रेणी तय करने का अधिकार होगा। वार्षिक आय श्रेणी तय करने का अधिकार होगा। मंत्रालय के सहयोग से वार्षिक आय श्रेणी तय करने का अधिकार होगा। राइट, क्योंकि क्या होता है, राज्यों में गरीबों की मात्रा अलग, गुजरात हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, और वहीं पर तुम्हारा उड़ीसा हो गया, या जो है वो बिहार हो गया, यूपी हो गया, तो इनकी इनकम क्या होगी, अलग अलग होगी। तो स्टेट्स को जो है इसमें ज्यादा जो है वो दिया गया है। केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में हुडको और राष्ट्रीय हाउसिंग बोर्ड, राष्ट्रीय आवास बोर्ड कार्य करेंगे। महत्वपूर्ण बात, आवास परिवार में महिला के नाम पर आवंटित किए जाएंगे। महिला के नाम पर आवंटित किए जाएंगे, यानी सरकार क्या है, महिला सशक्तिकरण को भी साधने की कोशिश कर रही है। महिला के नाम पर आवंटित किए जाएंगे। नेक्स्ट लिखो, दीनदयाल अंत्योदय योजना। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसी में लिखो NULM, राष्ट्रीय शहरी
आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना डे, इसी के अंदर है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत लाया गया है। दूसरा लिखो, इसके अंतर्गत शहरी लोग जिनके पास आवास नहीं है, होमलेस, शहरी लोग जिनके पास आवास नहीं है, उन्हें आश्रय और मूलभूत सुविधाएं, आश्रय और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। दूसरा, शहरी रेहड़ी और पटरी वाले, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, शहरी रेहड़ी और पटरी वाले लोगों की आजीविका को सुगम बनाना। राइट। अगला है शहरी गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने वाले जमीनी स्तर के संस्थाओं की स्थापना करना, जमीनी स्तर की संस्थाओं की स्थापना करना। अगला है शहरी स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो है कौशल विकास के अवसर प्रदान करना, कौशल विकास के अवसर प्रदान करना। अगला है सस्ते ऋण उपलब्ध कराकर स्व उद्यम को बढ़ावा देना। राइट। अगला है इसी में नेक्स्ट पॉइंट, फंड निधि, केंद्र प्रायोजित मतलब स्टेट्स के लिए 75-25 और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 90-10। राइट। 75-25, 75 केंद्र, 25 राज्य, 90-10। नेक्स्ट स्कीम लिखो, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। राइट। इसके दो प्रमुख घटक हैं। इसके दो प्रमुख घटक हैं, BSUP और IHSDP। BSUP का मतलब है
शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं, बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर, शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं। दूसरा है IHSDP, आवासीय एवं स्लम विकास की समन्वित योजना, आवासीय एवं स्लम विकास की समेकित योजना। लक्ष्य आश्रय, मूलभूत सुविधाएं, आश्रय, मूलभूत सुविधाएं तथा नागरिक सुविधाएं प्रदान कर शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार। इसके माध्यम से 7 बिंदु के कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। 7 बिंदु के कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। पहला, भूमि स्वामित्व का प्रबंधन, भूमि स्वामित्व का प्रबंधन, प्रोविजन ऑफ लैंड टेन्योर। दूसरा, सस्ते आवास। तीसरा, स्वच्छ जल। चौथा, स्वच्छता। पांचवा, शिक्षा। सातवां, स्वास्थ्य। छठा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। सातवां है सामाजिक सुरक्षा। राइट। अब लिखो मानव विकास की प्रमुख योजनाएं। मानव विकास की प्रमुख योजनाएं। पहला है सर्व शिक्षा अभियान, SSA। लाभार्थी 6 से 14 वर्ष के बच्चे। लक्ष्य भारतीय संविधान के 86वें 86 संविधान संशोधन के अंतर्गत में संविधान संशोधन के अंतर्गत मुफ्त सार्वभौमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ये क्या फंडामेंटल राइट है ना उनका। मुफ्त सार्वभौमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। मुफ्त सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, एलिमेंट्री एजुकेशन। SSA में 4 उप कार्यक्रम जोड़े गए हैं। 4 उप कार्यक्रम जोड़े गए हैं। राइट। पहला है शगुन पोर्टल। दूसरा है पढ़े भारत बड़े भारत।
तीसरा है RAA, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। चौथा विद्यांजलि, 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 राइट। शगुन हैज 2 डेरिवेटिव्स, इसके 2 हिस्से हैं शगुन में, लिखो। शगुन क्यों शुरू किया गया? इसके अंतर्गत सफलता की कहानियों से, सफलता की कहानियों के माध्यम से बेहतरीन कार्य प्रणाली को स्थापित करना, बेहतरीन कार्य प्रणाली को स्थापित करना। मतलब जैसे सक्सेस स्टोरीज होती है, किसी ने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करके दिखाया कि उसने सक्सेस कर दिया, तो उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लेना और इस कार्यक्रम में शामिल कर देना। ठीक है, जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी ने अपने दम पर कुछ किया, तो उसको क्या हुआ, केस स्टडी के रूप में शामिल कर लेना। दूसरा, केंद्र और यूटी के द्वारा, केंद्र और यूटी के द्वारा एसएसए की ऑनलाइन निगरानी, ऑनलाइन निगरानी, एसएसए की ऑनलाइन निगरानी। बड़े भारत, बड़े भारत में लिखो। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों में, पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों में पढ़ने और लिखने की क्षमता के साथ साथ, पढ़ने और लिखने की क्षमता के साथ साथ गणितीय क्षमता में, गणितीय मैथमेटिकल स्किल, गणितीय क्षमता में विस्तार, गणितीय क्षमता में बढ़ोतरी या विस्तार। गणितीय क्षमता में या गणितीय रुचि में विस्तार, ठीक है, ये बढ़ावा। ये गणित जो होता है वो उसकी लॉजिकल स्किल को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, उच्चतर शिक्षा के संस्थान जैसे IIT, NIT, उच्चतर शिक्षा के संस्थान जैसे IIT, NIT आदि के द्वारा छह से 18 वर्ष के आदि के द्वारा 6 से 18 वर्ष के 6 से 18 वर्ष के बच्चों में विज्ञान, गणित और तकनीकी के प्रति, विज्ञान, गणित और तकनीकी के प्रति रुझान को बढ़ाना। अगला विद्यांजलि। देखो प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब विद्यांजलि का प्रोग्राम माने कितना अच्छा, देश के लग रहा था शिक्षा उच्चा बढ़ जाएगा। विद्यांजलि का कॉन्सेप्ट ये है कि जो समुदाय है, ठीक है, जनरली हमारे यहाँ सामुदायिक डेवलपमेंट बहुत कम हुआ। तो जो समुदाय है, समुदाय के जो प्रबुद्ध लोग, मान लो कोई रिटायर ऑफिसर है, तुम्हें कोई IAS ऑफिसर रिटायर हो गया, या कोई बुजुर्ग है पढ़ा लिखा रिटायर हो गया, या महिलाएं हैं घर में, तो समाज में इनकी एक जिम्मेदारी होती है। तो जो सरकारी स्कूल है जहाँ पर हम कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है
वहां जाना और अपना कुछ समय उन बच्चों को अपने अनुभव, आप जीवन में ज्ञान का खजाना है, आप जाइए और उनको कुछ बताइए, पढ़ाइए, तो क्या होगा, उनका एक वैल्यू एडिशन होगा आपके हिसाब से। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, महिलाएं जो है वो सास बहू सीरियल में एंगेज रहती हैं और पुरुष जो है किसी पार्क में पत्ते फेंकते हुए पाए जाएंगे। ठीक है, या अपना जो है वो समाज में देश का कुछ नहीं हो सकता, कड़बड़ कड़बड़, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, देखो गाड़ी कैसी चलाते हैं, दिन भर इस विषय पे बातचीत करना, या सुबह शाम 2-4 घंटा अखबार खोल के ऊपर से नीचे तक सबको जो है वो श्राप देना, उसके बाद अपना चाय वाय पीना और दोपहर का खाना खा के सो लेना, फिर शाम को उठना, फिर पार्क में घूम के आना। हाँ, तो इस तरह का जो है, तो विद्यांजलि का एक कॉन्सेप्ट था कि कम्युनिटी बेस्ड जो है सिस्टम को लेकर आए। चाइना ने इसको बहुत अच्छा डेवलप किया, हम बहुत अच्छा डेवलप नहीं कर पाए इसको। ठीक है, देखो सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी स्कूलों में, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी स्कूलों में समुदाय और निजी क्षेत्र के सहयोग से, निजी क्षेत्र की भागीदारी, समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना। अगला है ज्ञान, GIAN, ज्ञान। राइट, इसका मतलब है शैक्षिक नेटवर्क के लिए वैश्विक शुरुआत, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, ज्ञान। तो शिक्षा जिसे हम बात कर रहे हैं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देखता है, MHRD। तो बेसिकली शिक्षा क्या होती है, जनरली हम एक टर्म में कहते हैं कि 0 से 7, जब 7 वर्ष का बच्चा हो जाए, लिखना पढ़ना सीख जाए, साक्षर कहलाता है। शिक्षा किसी भी समाज की जो होती है वो विकास की मूलभूत शर्त होती है। मानव संसाधन, हमारे पास 3 तरह के संसाधन होते हैं। ठीक है, 3 तरह के संसाधन है हमारे पास। एक को हम लोग नेचुरल यानी प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं, एक को हम लोग मानव संसाधन कहते हैं, और एक को हम लोग पूंजीगत संसाधन के अंतर्गत लेकर आते हैं, जो आपका मनी है, बैंकिंग सिस्टम, इसमें लेकर आते हैं। प्राकृतिक संसाधन में चाहे वो जल हो गया, भूमि हो गया, वन हो गया, ये आपके किस में आ गए, प्राकृतिक संसाधन में। मानव संसाधन, ये इसको हम लोग बोलते हैं की रिसोर्स, यानी ये जो है कुंजी संसाधन है, की रिसोर्स है ये। राइट, तो ये जो की रिसोर्स है, इसकी सबसे खास बात होती है, सबसे बड़ी बात, जब मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, संसाधन होते क्या हैं और संसाधनों का महत्व क्या होता है। क्यों संसाधन क्या होते हैं और संसाधनों का महत्व क्या होता है। और मूल्यवर्धन ही सब कुछ है। वैल्यू एडिशन, फॉर एनी काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन यू नीड रिसोर्सेज। बहुत अच्छा आइडिया है मेरे दिमाग में, ठीक है, तुमने कहा जीवन बहुत, मैं पढ़ लिख के आया, मेरे पास आइडिया है कि मैं फलाना काम शुरू कर दूंगा, तो क्या होगा, कल को मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, देश के लिए कुछ ऐसा, लेकिन मेरे पास न जमीन है, न मेरे पास पैसा है, न मेरे पास अच्छे लोग हैं, तो क्या होगा, मेरा आइडिया मेरे दिमाग में मेरे साथ ही चला जाएगा। राइट, मुझे अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब वैल्यू एडिशन के लिए, मान लो मैं कुछ ऐसी चीज बना दूं जिससे कुछ बहुत अच्छा हो सके, तो क्या होगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, संसाधन चाहिए होगा, वो किसी भी रूप में हो। राइट, तो
जो संसाधन होते हैं वो मूल्यवर्धन की सबसे आवश्यक शर्त है। बिना संसाधनों के आप जो है वो अपनी, चाहे वो मूल्यवर्धन किसी में भी करो, इसमें करो चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, ठीक है, आपको भी क्या होगा, आप पढ़ना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, किताब नहीं है मार्केट में, कॉपी नहीं है मार्केट में, ठीक है, कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो क्या करोगे, आपके लिए मूल्यवर्धन करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप लाख जो है सुबह शाम 2-2 घंटा कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, लेके कंठी माला जपो, ठीक है, रोज डायरी लिखो कि मैं तो बन के ही रहूंगा, और पता चला आपके पास संसाधन के नाम पर कुछ नहीं। तो संसाधन जो होते हैं वो मूल्यवर्धन के लिए, क्योंकि आप जब आईएएस बन जाओगे तो क्या होगा, ये वैल्यू एडिशन ही तो है। आप क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू एडिशन का मतलब है पॉजिटिव मोबिलाइजेशन, ठीक है, आपने उसमें अपनी पिछली अवस्था से उसमें कुछ एड ऑन किया है, वो मूल्यवर्धन कहलाता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था यानी हमारे आर्थिक समाज की मूलभूत शर्त है। तो क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको संसाधन चाहिए होंगे, ठीक है, रिसोर्स जिसे कह सकते हैं, यानी अपने स्रोत से उसको ऊपर मोबिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश में उसको कहते हैं रिसोर्स, ठीक है। इसी क्लास के नीचे जो है तेल के भंडार है, जान दिए पढ़ा के तेल के भंडार है, कोई आके बता रहे कहां पढ़ा रहे हो, तेल का भंडार के ऊपर खड़े हो, निकालो बेचो खुश रहो। लेकिन अब मेरे पास ना तो कैपिटल है, ना मेरे पास टेक्नोलॉजी है, और ना मेरे पास कोई भी इस तरह का संसाधन है कि मैं इस तेल को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बाल्टी खोदूंगा और निकाल के बाहर कर दूंगा, उसके लिए बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है। तो व्हाट आई नीड, रिसोर्स चाहिए होगा मुझे, और अगर नहीं कर पाया तो क्या हुआ, जमीन के नीचे दबा रह पाया। जिसके पास रिसोर्स होगा, जिसके पास मिलिंग होगी, वो क्या करेगा, वो इस तेल को निकालेगा और उसको क्या करेगा, इनरिचमेंट करके, ये जो जमीन के अंदर पड़ा हुआ मिट्टी का एक पार्ट है उसको बेचकर वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या करेगा, पैसा कमाएगा, ठीक है, वैल्यू एडिशन करेगा। तो उसके लिए क्या आवश्यक शर्त है, संसाधन, राइट। एक आदिवासी जिस जमीन पे रह रहा है झारखंड में, या उसके पैरों के नीचे जो है वो खनिज दबे पड़े हैं, उस पर रोज आ रहा है रोज जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको तो पेड़ पर टंगा हुआ जो है वो फल दिखाई पड़ रहा है कि इससे आज मेरी रोजी रोटी चल जाए। एक व्यक्ति जिसके पास संसाधन है, पैसा है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, वो आता है, खोदता है और क्या करता है, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का कोयला और संसाधन बेच डालता है, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन के लिए, मूल्यवर्धन के लिए सबसे आवश्यक शर्त संसाधन है। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो बेस होता है हमारा, दूसरा मानव संसाधन, और तीसरा पूंजीगत संसाधन। ये जो मानव संसाधन होता है ये वो संसाधन होता है जो अन्य दोनों संसाधनों में मूल्यवर्धन का कार्य करता है। ये वो संसाधन है जो अन्य दोनों संसाधनों में मूल्यवर्धन का कार्य करता है। ये ह्यूमन है जो अपनी संस्थाओं के माध्यम से एक बैरन, एक मुद्रा को 100 रुपए को 110% ब्याज में भी कन्वर्ट कर देता है। ये कहीं इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा भी कमा लेता है। कौन करता है, दिस इज कॉल्ड की रिसोर्स, ठीक है। वो पेड़ के एक तने को जो है वो कागज में भी कन्वर्ट कर देता है, वो इमारती लकड़ी में भी कन्वर्ट कर देता है, वो बेहतरीन कुर्सी में भी कन्वर्ट कर देता है, और वो बेहतरीन शिल्प में भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। वो 100 रुपए से लेकर उसको लाख रुपए तक भी बेच सकता है उसी टुकड़े को, विद द हेल्प ऑफ देयर ओन स्किल। क्योंकि ये क्या करता है, ये स्किल एक्वायर करता है। इसकी जो सबसे खास बात है, इट एक्वायर्स द स्किल। इसीलिए इस रिसोर्स का जो है वो ताकतवर होना सबसे महत्वपूर्ण है, और इसकी जो प्राथमिक शर्त है वो शिक्षा है। शिक्षा अगर हम बात जब करेंगे तो एजुकेशन जो होती है 2 तरीके की होती है, एक जो आपकी एकेडमिक एजुकेशन होती है और दूसरी जो होती है लाइफ स्किल्स एजुकेशन होती है, ठीक है। यानी कि जीवन को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए वो जो मूलभूत क्षमताएं होती हैं। तो मानव संसाधन को इनरिचमेंट करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण गुण होती है। शिक्षा जो इसे संसाधन के रूप में परिवर्तित करती है, राइट। तो शिक्षा 2 यानी एकेडमिक, यानी कि जिसे हम लोग जो संस्था के नाम से जानते हैं, एकेडमिक शिक्षा होती है शिक्षा के साथ, और दूसरा लाइफ स्किल्स यानी वोकेशनल, व्यावसायिक। 2 तरीके की शिक्षा होती है। ये क्या काम करती है, ये मूल्यवर्धन का कार्य करती है, ठीक है। ये इसको बेहतरीन इंसान बनाने के साथ इसको खोजी, और अगला जो है हमारे पास जो परंपरागत सिस्टम था उनसे आगे लेकर जाते हैं। पहले क्या था, हाथों से गुणा भाग करते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए, कंप्यूटर आ गए, टैब्स आ गए। धीरे धीरे क्या होगा, आने वाले 5 से 10 सालों में पता चलेगा कुछ नई डिवाइसेस आ जाएंगी। जैसे कुछ के बारे में पढ़ा, वर्चुअल, आने वाला कंप्यूटर ऐसा होगा,
ठीक है, इट विल वर्क ऑन द सारा जितना भी डाटा होगा क्लाउड पे कवर होगा, आपको कहीं भी जो है वो फिजिकल डाटा रखने की जरूरत नहीं, क्लाउड से सब कुछ कवर होगा। आपने ऐसे खोला, आने वाले समय में ऐसे खोला, इसको क्या होगा, प्रोजेक्टर्स लगे होंगे इसमें, ठीक है, जो एलईडी बेस, सामने दीवार पर तुम्हारी स्क्रीन बन जाएगी, तुम्हारी टेबल पे जिस पे बैठे होगे उस पे कीबोर्ड होगा, आपके जो सेंसर से क्या होगा, ये सारा का सारा डाटा कवर होता जाएगा। आप जो भी काम करोगे, इसको बंद किया, जेब में रखा, निकल लिए, ये आपका कंप्यूटर होगा। और डाटा की कोई सीमा नहीं होगी, जितना मन करे उतना डाटा आप स्टोर करिए, जितना मन करे उतना डाटा फेच करिए, हर समय आप जो है इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रहेंगे उससे। तो ये आने वाला समय होगा। आज आपको जो डिवाइसेस हैं, पहले देखिए डिवाइसेस, एक कंप्यूटर हुआ करता था, वही बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, फिर डेस्कटॉप्स आ गए, फिर उसके बाद जो है लैपटॉप आ गया। अब तो लैपटॉप भी कोई जल्दी नहीं ले रहा है, अब तो पता चला कि टैब में ही काम चल जा रहा है, एक से बेहतरीन। अब टैब से भी जो है स्मार्टफोन, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या, धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। अब जैसे ग्राफीन जितना ज्यादा यूज होगा, ग्राफीन जितना जो सिस्टम यूज बना देगा, ग्राफीन आने वाले समय में जो फोल्डेबल जो है सिस्टम, ऐसे मुड़ोगे, कागज की तरह रखोगे, निकल लोगे, ऐसे पर्स खोलोगे, फोन निकालोगे, टैबलेट निकालोगे, वो फोल्डेबल है, कार्बन के अपर रूप के रूप में काम करेगा। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या होता है, ये मूल्यवर्धन का काम करता है। ये क्या होता है, आपकी आजीविका को और चीजों के साथ जुड़ने का काम करता है। इसीलिए मानव संसाधन विकास जो होता है वो सबसे प्रमुख संसाधन के रूप में काम करता है। ये वो संसाधन है जो अन्य दोनों संसाधनों में मूल्यवर्धन करेगा। तो अब जो है एक सिस्टम लाया गया, जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम थी, हमारा जो शिक्षा है वो विश्व के साथ नहीं चल पा रही है, ठीक है, वही पुराने परंपरागत ज्ञान दिया जा रहा है। तो इसके लिए ज्ञान एक नेटवर्क डाला गया कि आप इंटरनेट के माध्यम से या लोगों के एकेडमिक्स जो संसार में चल रहा है वो आप तक भी आना चाहिए। आगे लिखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं और वैज्ञानिकों के समुदाय को, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं और वैज्ञानिक समुदाय, वैज्ञानिक समुदाय और प्रतिष्ठानों की क्षमताओं का दोहन करना, क्षमताओं का दोहन करना। इसके लिए भारतीय उच्च शिक्षा के संस्थान, जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं आपके, विदेशी संस्थानों के साथ साझा नेटवर्क तैयार करेंगे। लक्ष्य पहला, देश के शिक्षा संसाधन में बढ़ोतरी करना, एकेडमिक रिसोर्सेज, शैक्षिक संसाधनों में बढ़ोतरी करना। दूसरा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुधारों में तेजी लाना। अभी तक तुम क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं ना, क्वालिटी की तो बात ही नहीं पहुंच पा रही है। 70 साल 73% शिक्षा दे पाए हम, राइट, यही तो है हमारा। तीसरा, भारत में वैश्विक स्तर की वैज्ञानिक और तकनीकी सुविधाओं को बढ़ाना। तो आप लोगों को पता ही होगा, इसके माध्यम से सरकार, अब जैसे ये तो हमें पता चल गया ये हमारा उद्देश्य है, इसको हासिल कैसे करो, चुनौती क्या है हमारे शिक्षा के सामने। अब रुकें और थोड़ा सा इसको समझें इस चीज को। चुनौती ये है कि एक तो भारत बहुत विविधता का देश है, ठीक है, यहाँ हर प्रकार की विविधता है, जलवायु की विविधता है, सांस्कृतिक की विविधता है, भाषा की विविधता है,
ठीक है, और जो भौगोलिक विविधताओं के रूप में ये देखा जाता है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास संसाधन बहुत अधिक नहीं है, ठीक है, चाहे वो कैपिटल संसाधन और रिसोर्स लगाने के लिए, लेकिन विश्व में जो हम 7वां सबसे बड़ा देश माने जाते हैं। कठिनाइयां बहुत ज्यादा हैं लोगों तक, और लगभग 200 वर्षों की हमारे पास एक लंबी गुलामी का इतिहास भी रहा है, ठीक है। आकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी, विश्व बहुत तेजी से करवट बदल रहा है। अब पहली चरण में हमने काफी समय तक कोशिश की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देने की, राइट, यानी स्कूल हम बना देते हैं, विद्यालय बना देते हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स में लेकर आ जाते हैं कि देगी ही देगी, समाज के दायित्व के रूप में उसको देखते हैं। लेकिन भारत जैसे ही जब आजाद हुआ तो उसकी अंगड़ाइयां कुछ और थी, ठीक है। वहां तो सबसे पहला जो है सर्वाइवल की प्रॉब्लम थी। जब हम आजाद हुए तो हमारे पास मानव संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं था। 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय हमारे पास थी। 92% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए थे 6 वर्ष के। हमारी 80% से ज्यादा आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई थी, ठीक है। तो ये चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी थी, ठीक है। विश्व में हमारी जीडीपी का कोई खास स्तर नहीं हुआ करता था। विश्व जो वैश्विक बाजार में हमारी हिस्सेदारी 10.9% से नीचे थी। यानी कि पहला जो हमारे पास था, अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 वर्ष से भी हमारी कम थी, जो जीवन प्रत्याशा थी। मानव विकास सूचकांक की तो खैर बात ही करना अपने आप में बेमानी था। तो ऐसी कंडीशन में विश्व में जो, अगर हमारे भारत में जो सड़कों का जाल उस समय नेशनल हाईवेज था वो 1% से भी नीचे था, ठीक है। ना अस्पताल थे, ना विद्यालय कुछ। तो हमारी जो पहली आकांक्षा थी वो सर्वाइवल की थी, हमें सर्वाइव करना है, ठीक है, और अपने जनतंत्र को बचाए रखना है। सरकार ने इसके माध्यम से जो है तमाम ऐसी पॉलिसी उस समय अडॉप्ट की जो एक तरह से कह सकते हो कि मिश्रित पॉलिसीज मानी जा सकती हैं। फ्रिंज जो है वो पॉलिसीज थी, कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र को दे दिया, कुछ हिस्सा सरकारी क्षेत्र को रखा। लेकिन उस समय क्योंकि ना हमारे पास ऐसे संसाधन थे कि हम सबको बांट सके, और ना हमारे पास ऐसे जो थे स्ट्रक्चर थे कि हम सब कुछ अपने हाथ में ले सकें। अब बड़ी दिक्कत हो गई। शुरुआत में तो ये ठीक ठाक चला, 60 के दशक तक तो है अपना डेवलपमेंट होता रहा, और शिक्षा कभी भी हमारे जो प्राइम टारगेट में नहीं आई। हमारे प्राइम टारगेट में पहले तो भुखमरी, कृषि, एग्रीकल्चर बना लो, बचा लो, फिर हम उद्योग पे आए कि भैया इनको नौकरी दे दो। तो बहुत लंबे समय तक आजीविका का जो प्रश्न था या लाइफ स्टैंडर्ड की जो प्रॉब्लम थी, स्वास्थ्य की, वो हमारी प्राइम में रही, राइट। और शिक्षा को हमने समाज के उत्तरदायित्व के रूप में देख लिया। ये कोई बड़ा प्रोत्साहन के साथ नहीं आया। 60 के बाद एक बड़ा अजीब सा मोड़ हमारे देश में आता है, ठीक है। और सरकारी जो जिसे कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्थाएं थी वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर दी। जब ब्रिटिश लेजेसी धीरे धीरे जब खत्म हुई, जो ब्रिटिशर्स का असर था वो धीरे धीरे उनकी शिक्षा प्रणाली जब खत्म हुई, और भारतीय शिक्षा प्रणाली खासतौर पे जो वर्नाकुलर यानी कि जो देशज थी उनका जैसे जैसे प्रादुर्भाव हुआ, एक जो है निजी वर्ग इसमें उभर कर सामने आया, निजी वर्ग। तो सबसे पहले स्टेप में जो शिक्षा निजीकरण की तरफ मुड़नी शुरू हुई 60 के दशक के बाद, उसने एक अजीब सी करवट ले ली। शिक्षा व्यवसाय के रूप में परिवर्तित होनी शुरू हो गई। ये समाज के कल्याण या सरकार के उत्तरदायित्व से निकलकर निजी हाथों में जाने लगी। सरकार को शुरुआत में ये फायदा दिखा कि सरकार का उत्तरदायित्व कम होता नजर आया, उसको अन्य समस्याओं पे जो फोकस करने के लिए रिसोर्स था उसको उसने मिलना शुरू हुआ, और शिक्षा धीरे धीरे निजी हाथों में जाने लगी। लेकिन अभी भी उतनी ज्यादा परिस्थितियां खराब नहीं थी। अगले चरण में 80 के दशक आते आते और खासतौर पे 90 के दशक आते आते, ठीक है, जब एलपीजी को हमने देखा, शिक्षा एक और टर्न ले गई और शिक्षा निजीकरण से राजनीतिकरण की तरफ मुड़ गई। और जिस समय शिक्षा का राजनीतिकरण मुड़ा, उसी समय शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आने लगी। और उस समय तक सरकारों को यह समझ में नहीं आया था कि शिक्षा जो है समाज में असमानता पैदा करने की पहली सीढ़ी है। और हमारे समाज में असमानता जो हम अभी तक आय की असमानता के रूप में देखते थे, आय कब करते हो? जब आप व्यस्त हो जाते हो, नौकरी के लिए जाते हो, किसी को नौकरी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, किसी को उच्च गुणवत्ता की मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। अब ये बहुत डीप रूटेड आ गई, अब ये प्राइमरी स्कूलों तक पहुंच गई असमानता। और जो शैक्षिक आर्थिक असमानता थी वो शैक्षिक और सामाजिक असमानता में कन्वर्ट हो गई। एक बच्चा वो कॉन्वेंट स्कूल में जाने लगा, ठीक है, बढ़िया जबरदस्त सुविधाओं के साथ एसी बस में, और एक जो है वो बोरा टाट लेकर अभी भी एक दिखावे के स्कूल में पहुंचने लगा। एक बच्चा जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, उसको शिक्षकों की एक पूरी फौज मिली हुई है, और एक ने जो है उसको पता ही नहीं कि ABCD किस जानवर का नाम है, उसके टीचर ने तो इसको कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया और इसको सरकारी पल्ले पर छोड़ दिया गया। तो वो जो असमानता थी ऊपर आय पे बैठी थी, वो कहां पहुंच गई? शिक्षा के माध्यम से नीचे चली गई।
और शिक्षा जो कि समाज निर्माण की मूलभूत शर्त होती है, समझ रहे हो इसको, जो प्राइमरी शर्त होती है, वो अपना उद्देश्य भटक गई। और शिक्षा जो है वो अब इस भीड़ भाड़ में, इस प्रतियोगिता में समाज और समाज के जो आदर्श है उनसे कहीं हटकर जो है वो केवल और केवल व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जाने का माध्यम बन गई। माँ बाप को भी ये लगने लगा कि किसी भी माध्यम से ये न केन प्रकार फला जो संस्थान है वो हमारे बच्चे को कल जो है आजीविका सुनिश्चित कराने में हमारी मदद करेंगे। तो 90s के बाद जो भूमंडलीकरण आया और वो जो संसाधनों में और पैसे के आवक में जो गैप हुआ, उस गैप ने तमाम दिक्कतों को पैदा कर दिया। तो आप किसी भी माध्यम से जो है आप अपने बच्चे को लेकर जाइए, नर्सरी स्कूल से ही भागदौड़ जो शुरू हुई, और आजकल तो काफी कार्टून भी चल रहे हैं, उसमें आ रहा है एक मालिक बोल रहा है कि भाई आप जो आपको हेयर कट भी कराना है वो हमारे स्पॉन्सर्ड वहां बाल कटाने होंगे, इस तरह के तमाम कार्टून चल रहे होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे। तो बेसिकली यही हो गया। और पूरा जो माँ बाप पिसना और उसको जो है जिसे कहते हैं, कुछ लोगों को जो है वो क्षमताओं का गैप बढ़ना शुरू हुआ। जो उस तंत्र के अंदर जा सकते थे उनको क्या हुआ, भाई आप फलानी जगह से पढ़ के आए, वेरी गुड, उनको नौकरी मिल गई, उनको आगे क्या हुआ, फ्यूचर उनका जो है आर्थिक रूप से सेफ हो गया। और आर्थिक रूप से सेफ होने की वजह से उन्होंने क्या किया, संसाधनों का अपना जो है उस पर एक्यूमुलेशन बढ़ाना शुरू कर दिया। और कुछ जो उस तंत्र में नहीं जा पाए, बाजार ने उनको रिजेक्ट कर दिया। कहां से पढ़ के आए, फलानवा स्कूल से आए, फलानवा स्कूल वाले फलानवा ही रह जाओ। तो क्या हुआ, वो जो है वो आर्थिक सुरक्षा पाने में या तो असफल रहे या उतने अधिक सफल नहीं कर पाए। तो ये जो ग्राउंड लेवल पे असमानता पैदा हुई, ये आगे चलकर क्या हुई, इसने जो है वो जो अभी मैंने गैप बताया था ना, वैक्यूम क्रिएट हो गया। ये वैक्यूम शुरुआत में नहीं था, ये वैक्यूम जो है वो बाद में आया। होता क्या था, बीच में एक बफर था, अपना नीचे ऊपर से नीचे तक आ सकता था। ये वैक्यूम की वजह से वो जो ट्रांसलेशन ही खत्म हो गया। और शिक्षा का जो उद्देश्य था समाज निर्माण का, वो फिर भटक गया। वो तो फिर केवल और केवल करियर निर्माण और फिर इसके कई सिग्निफिकेंस आने शुरू हुए, राइट। तो शिक्षा को जोड़ने के लिए अब एक चीज समझ में आई कि भौतिक अवरोधों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और भौतिक अवरोधों से निकलने के लिए आपको वर्चुअल स्पेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, आप हर जगह आईआईटी नहीं क्रिएट कर सकते, आप हर जगह जो है अच्छा स्कूल नहीं क्रिएट कर सकते, सरकार के पास संसाधनों की इतनी जो है उपलब्धता नहीं है। और उपलब्धता भी करा दो तो स्कूल बना देने से स्कूल नहीं चलता। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अवसंरचना है। संरचना और अवसंरचना में यही अंतर होता है। अवसंरचना में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं जुड़ी होती हैं, संरचना में केवल स्ट्रक्चर ही होता है। अवसंरचनाओं का संबंध किससे होता है, उसके साथ जुड़ी हुई सेवाओं के साथ। तो जब तक एक अच्छा टीचर अकाउंटेबल एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, उसके निगरानी तंत्र नहीं होगा, तब तक वो केवल एक ढांचा ही तो है। और वो क्या है, यहां पर बहुत बड़ी कमी। तो 1960, 60 से 90 और 90 से अब तक का जो सफर है, शिक्षा कई मोड़ से गुजरी। निजीकरण की तरफ, फिर राजनीतिकरण की तरफ मुड़ना शुरू हो गई। और जो नियामक संस्थाएं थी वो कमजोर होती चली गई। राजनेता जो है उनके ही बड़े बड़े स्कूल बनने शुरू हो गए। आज आप देखिए साउथ में जाकर या कहीं भी देखिए, डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, फलाना कॉलेज किसी विधायक या सांसद का ही होगा। और यही व्यक्ति जो है लेजिस्लेशन लेकर आता है। तो अपने लिए कौन, अपने गले में घंटी कौन बांधेगा? तो कभी भी इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं निकल पाती। तो जो इनकी नियामक संस्थाएं, रेगुलेटरी बॉडी है, वो दंतहीन है, वो दंतहीन के रूप में हो गई। वो ऑब्लिगेशंस बता सकती हैं, कुछ कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ। तो यहां पर हमें बहुत बड़ी ओवरऑलिंग की जरूरत है। और इसमें जो नई चीजें हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एक ऐसे तंत्र का स्थापना जहां ऑनलाइन एजुकेशन को पेनिट्रेट किया जा सके और जो भौतिक बैरियर है, भौतिक अवरोध है, उसको क्या किया जा सके, हटाया जा सके। गांव के बच्चे को भी शहर के इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ा जा सके, तब जाकर जो है हम कुछ ओवरऑलिंग कर पाएंगे। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होगी तो ये वाला संसाधन जो है वो डेवलप नहीं पाएगा, शिक्षा किसी भी रूप में हो। दूसरा, हमारे यहाँ 90 के दशक के बाद जब बाजारीकरण बढ़ा तो इसने ये न केन प्रकार डिग्रीधारी शिक्षा को कर दिया। तो जो शिक्षा का मूल मकसद था गुणवत्तापूर्ण लाना, रिसर्च को, एकेडमिक एनहांसमेंट को, ये सब किनारे हो गया हमारा। एमबीए वाला कहीं से भी एमबीए कर ले, करनी उसको मोबाइल की सिम ही बेचनी है, ठीक है, जीविका है कि नहीं है। इंजीनियरिंग वाला कहीं से भी किसी भी ब्रांच से कर ले, मैकेनिकल वाला भी सॉफ्टवेयर के पे काम कर रहा है, सिविल इंजीनियर भी इन्फोसिस में लगा पड़ा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा आप?
और कौन सा कैंपस के नाम पर, और कौन, उनको क्या है, उनको सस्ता लेबर चाहिए होता है, उनको वो दे आर ट्रीटिंग एज अ लेबर, कि जो प्रोग्राम का कोड दाएं बाएं करते हुए अपना काम चलाता रहे, उनको यही चाहिए होता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो वो जो उद्देश्य था वो हमारा भटक गया, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई। दूसरा अब ये आया कि शिक्षा को, ये जो डिग्री है उससे हटाकर व्यवसायिक शिक्षा में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि जो लाइफ स्किल्स है वो क्रिएट हो जाए, ठीक है। आप भले चाहे डिग्री आपके पास हो ना हो, आप जिस कार्य में दक्ष हो उस कार्य के लिए आपके पास, या जो आप दक्षता चाहते हैं अपनी आजीविका के लिए, वो आप करिए। क्या करेंगे आप, जो है वो बड़ी भारी सी डिग्री लेकर और आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, उससे ज्यादा अच्छा है कि भैया तुम छोटा मोटा जो है कि अच्छी स्किल सीख लो, कम से कम तुम्हारी आजीविका तो सुरक्षित हो जाएगी, और स्व उद्यमिता तो बड़ा, क्योंकि ये जो लाइफ स्किल्स होती हैं, राइट, जो ये व्यावसायिक शिक्षा होती है, ये स्व उद्यमिता की सबसे मूलभूत शर्त है, और स्व उद्यमिता ही भारत के आर्थिक विकास का आधार बने, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को आप नौकरी नहीं दे सकते। इस साल आपको पता होगा जो रोजगार की ग्रोथ है, अभी पिछले 5 सालों की सबसे न्यूनतम ग्रोथ है इस साल की, और एक नया वर्ड आया है। अभी तक हम इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ कहते थे कि भारत का जो आर्थिक विकास है रोजगार विहीन आर्थिक विकास है। एक नया वर्ड आया है, बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। भारत का जो अब आर्थिक विकास है वो जॉब लॉस ग्रोथ है। अभी तक जॉब लेस था, अब जॉब लॉस है, जिनकी है वो भी नहीं बच रही है। 100 सीटें गई यूपीएससी में इस बार की, नहीं गई पिछले बार की कंपैरिजन में। जॉब लॉस है कि नहीं है, ये है कि नहीं है? पिछली बार से 100 सीटें कम है, और 2 साल पहले से 200 सीटें कम है। तो ये क्या है? जॉब लॉस ग्रोथ। जॉब जिनकी है वो बचा नहीं पाए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया जो थे। अभी तो नया जो श्रम बल है उसको आना था, वो आ नहीं पाया, और क्या हुआ? विमुद्रीकरण या तमाम जो इसके साइड इफेक्ट्स आए, या आपने जो है आयात प्रतिस्थापित चीजों को ला दिया, जो लोग नौकरी में थे उनकी भी नौकरी चली गई। दैट इज कॉल्ड जॉब लॉस ग्रोथ। ठीक है, तो इस शब्द पे ध्यान रखना। आगे लिखो, स्वयं। स्वयं क्या है? युवा प्रतिभाशाली, युवा प्रतिभाशाली प्रतिभाओं के लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा। यह प्लेटफॉर्म आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा भारत के सभी नागरिकों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। भारत के सभी नागरिकों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम, ताकि क्या हो, वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिल सके। ये ओपन लर्निंग सोर्स है, ओपन ऑनलाइन कोर्स, ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगली स्कीम है विशाखा, वित्तीय साक्षरता अभियान। विशाखा, वित्तीय साक्षरता अभियान, विशाखा। राइट, तो वित्तीय साक्षरता का मतलब हमारे देश में बहुत से लोग जिनको वित्तीय साक्षरता नहीं है, उनको बैंकिंग सिस्टम के बारे में उसका इस्तेमाल करने के लिए एक जो है वो पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है, लिखो, इसके माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थाओं के युवाओं को, इसके माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थाओं के युवाओं को, ऑब्लिक छात्रों को
वित्तीय साक्षरता अभियान के साथ जोड़ा जाएगा। वित्तीय साक्षरता अभियान के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे भारत में नगद रहित लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके। लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके। इस तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम है ईशान उदय। ईशान उदय, राइट। नेक्स्ट प्रोग्राम है ईशान उदय। ईशान उदय किसके लिए है? नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। नॉर्थ ईस्ट के लिए के छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम। पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आईआईटी, एनआईटी तथा अन्य उच्च शिक्षा के संस्थानों में उच्च शिक्षा के संस्थानों में पढ़ने के लिए पूर्वोत्तर के अंडर ग्रेजुएट किसको बोलते हैं? स्नातक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। स्नातक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। लाभ क्या होगा? सांस्कृतिक और सामाजिक समावेशन। हमारा उसमें बहुत डिफरेंस है ना, सांस्कृतिक और सामाजिक समावेशन। दूसरा क्या लाभ है? पूर्वोत्तर के छात्रों में क्षमताओं में वृद्धि करना। छात्रों की क्षमताओं में वृद्धि करना।